साथियों नमस्कार। एल&आर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं संस्कृत शिक्षा विभाग स्कूल लेक्चरर हिंदी का जो सेकंड पेपर हुआ है उसकी की के बारे में। उसमें जो प्रश्नोत्तर आए हैं 18 अक्टूबर 2024 का दिन है और इस दिन जो पेपर संपन्न हुआ है हिंदी विषय का, उस हिंदी विषय के पेपर के बारे में हम बात करेंगे। उसमें किस प्रकार के सवाल आए हैं और उनके सही उत्तर क्या है और उनका विश्लेषण करते हुए हम उसकी आंसर की पर बात करते हैं। पेपर का लेवल देखा जाए तो काफी अच्छा रहा। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ पेपर मेरी दृष्टि में हो सकता है। भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। भूषण के बारे में, कवि कीर्ति के बारे में इतनी सुंदर बात कहने वाले कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भूषण की कविता के बारे में ये कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? कि भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत प्रस्तुत करती है। रीतिकाल में नायक नायिका भेद की ग्रंथ लिखने वाले रीति ग्रंथकार कवियों ने किससे प्रेरणा ली? नायक नायिका भेद का नाम आ रहा है तो सीधा ही नाम किसका आएगा? भानुदत्त की रस मंजरी का, नो डाउट। फिर है अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन। आरपीएससी का आप कह सकते हैं बहुत ही पसंदीदा सवाल है। हर तीसरे पेपर में ये सवाल देखने को मिल जाता है। और ये पंक्ति किसकी है? कविवर देव की, जो रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि है। रीति मुक्त काव्य की विशेषता नहीं है। किस काव्य की? घनानंद वाले रीति मुक्त काव्य की। जहां बात आए रीति मुक्त की तो आप सीधा घनानंद से उसे जोड़ दीजिए, अपने आप उनकी विशेषताओं को समझ लेंगे। तो रहस्य भावना उनके यहाँ पर पर्याप्त देखने को मिलती है। उसके साथ ही साथ भावनात्मकता तो वह है ही, भावों की ही बात होती है। और घनानंद का काव्य वक्रतापूर्ण माना गया है, लेकिन निर्व्यक्तिकता नहीं है, व्यक्ति प्रधान है। काव्य कैसा है? व्यक्ति प्रधान है। अपनी आत्म अनुभूतियों को अनुभूति प्रधान है। अनुभूति तो अब अनुभूति होगी तो फिर निर्व्यक्तिक कैसे होगा? निर्व्यक्तिकता इनके यहाँ पर नहीं है। अगला है घनानंद के काव्य की विशेषता नहीं है। अभी हम बात कर रहे थे रीतिमुक्त की। रीतिमुक्त के पर्यायवाची हमारे घनानंद है। अब सवाल आ गया घनानंद का। तो उनकी काव्य भाषा में मुहावरों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। बिल्कुल, मुहावरों का प्रयोग वे बार बार करते हैं और बहुत ही सुंदर लिखते हैं। इनके वर्ण विषय में पर्याप्त विविधता नहीं है। वे तो केवल सुजान को ही याद करते हैं। वर्ण विषय इनके यहाँ बदलता नहीं है। सुजान, विरह वेदना और कृष्ण चलेंगे या आप उनकी प्रेमिका चलेगी। इनसे आगे उनका वर्ण विषय नहीं बढ़ेगा तो इनके यहाँ विस्तार नहीं है। इनके काव्य में प्रेम की विषादमयी अनुभूति किससे प्रभावित होती है? भारतीय काव्य से नहीं, फारसी काव्य परंपरा के अनुकूल दिखाई देती है। उनकी शैली का सर्वाधिक उल्लेखनीय गुण भाषा का लाक्षणिक प्रयोग इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। जब हम घनानंद पढ़ रहे थे तब हमने बार बार बात की थी कि विषाद की जो छाया दिखाई देती है वो फारसी का प्रभाव है। और उसके साथ ही साथ वे व्यक्ति प्रधान लिखते हैं और मुहावरों का प्रयोग करते हैं और भाषा उनकी लाक्षणिक है और वक्रता उनमें मिलती है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की पृष्ठभूमि और परिस्थितियों के संबंध में असंगत है। अधिकतर सवाल इस पेपर में संगत असंगत के देखे गए हैं, प्रवृत्ति विश्लेषण के देखे गए हैं। नई अर्थव्यवस्था के लागू होने से गांवों और शहरों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। यहाँ बात हो रही है उस परिदृश्य की। वहां जाइए, जब अंग्रेजों का जमाना था तो लोग जो गांव में रह रहे थे धीरे धीरे शहरों से जुड़ने लगे थे। शहरों से क्या हो रहा था? जुड़ाव हो रहा था।
पहले अपने ही परिवेश में लोग जीते थे, शहर के लोगों से गांवों के लोगों का ज्यादा कोई लेना देना नहीं रहता था। अब उनका जुड़ाव होने लगा था और बाकी सब सही है। भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश था और आर्थिक शैक्षणिक प्रभाव थे उच्च वर्ग और श्रमिक वर्ग के अतिरिक्त। बार बार हमने बात की थी कि एक नया मध्य वर्ग बनता है और वही ये सब कामों का आधार बनता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है और गद्य लेखन को प्रोत्साहन मिलता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल हो गया ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसकी भाषा को सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती बताया है? मेरा पसंदीदा है ये सवाल। चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार भाषा कौन करते हैं? इंसा अल्लाह खान जी प्रयोग करते हैं। इंसा अल्लाह खान की भाषा के बारे में आचार्य शुक्ल ने बड़ी ही सुंदर बात कही है। ये प्रारंभिक गद्य लेखकों का जो चातुष्य है उसके बारे में बात हो रही थी। हिंदी नवजागरण के भारतेंदु युगीन साहित्यिक परिवेश पर पड़े प्रभावों की दृष्टि से असंगत है। यानी हिंदी नवजागरण जो है उसके भारतेंदु युगीन साहित्यिक परिवेश पर जो प्रभाव पड़े थे उन प्रभावों में से कौन सा असंगत है, कौन सा गलत है? तो सबसे पहले देखिए, अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन से राष्ट्रीय भावना के विकास में, राष्ट्रीय भावना अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन से नहीं आ रही थी, अन्य भाषाओं के अध्ययन से, बंगाली वगैरह साहित्य पढ़ा जा रहा था, उससे वो वातावरण बन रहा था। वैसे चयन में व्यापकता, असंगत तो पहला हो जाएगा, लेकिन दूसरे क्या है? देखिए, असंगत छांटने के लिए हम दूसरे कथनों पर पर्याप्त ध्यान दे सकते हैं। तो व्यापकता और विविधता, हर तरफ जो ध्यान है वो कवियों का जा रहा था, विषय वस्तु व्यापक हो रही थी और प्रकृति का देखिए उद्दीपन रूप में चित्रण हो रहा था। मुख्य केंद्र पर प्रकृति नहीं थी, कविता का मुख्य केंद्र प्रकृति नहीं थी, बहुत कम थी। कविता का मुख्य केंद्र प्रकृति नहीं, जहां भी प्रकृति का वर्णन हो रहा था मुख्य केंद्र क्या था? भक्ति थी। भक्ति और नीति मुख्य केंद्र थी, नीति मुख्य थी। तो इसलिए प्रकृति का कैसा चित्रण होगा? प्रकृति का तो उद्दीपनात्मक चित्रण होगा और मुख्य केंद्र में नायक नायिकाओं के भी चित्रण हो रहे थे, लेकिन भक्ति नीति जो है वो मुख्य रूप से आ रहे थे। जातीय संगीत अर्थात लोकगीत की लावणी वगैरह पर बहुत अधिक भारतेंदु युगीन कवियों ने ध्यान दिया था। भारतेंदु खुद ने भी सामाजिक कविताओं की रचनाओं पर बल दिया था। आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने के लिए जिस गद्य चातुष्य की बात की उसमें कौन नहीं आते? सदल मिश्र आते हैं, सदा सुखलाल आते हैं, लल्लू लाल आते हैं, सैयद इंसा अल्लाह खां आते हैं, सरदार राम फिलोरी जी इस गद्य चातुष्य में नहीं आते। यहाँ बात किसकी हो रही है? गद्य चातुष्य की बात हो रही है। तो हम जब इसको पढ़ रहे थे तब हमने ध्यान से इस बात को पढ़ा था कि गद्य चातुष्य में कौन कौन आते हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, किस प्रकार से उन्होंने प्रारंभिक गद्य को आगे बढ़ाया था, उस पर पूरे तरीके से हमने अपने ऐप पर बातचीत की थी। प्रसाद के नाटकों की विशेषता नहीं है, पहली ही विशेषता क्या लिखी है? अभिनय की दृष्टि से पूर्णतः सफल। प्रसाद पर जो सबसे बड़ा आरोप लगता है वो क्या है? अभिनय नहीं है। प्रसाद के नाटक अभिनय नहीं है, कि नाटक अभिनय यानी अभिनय करने के योग्य नहीं है। उनका मंचन बहुत कम हो सकता है, मंचन करने में कठिनाई रहती है, यही इनकी सबसे बड़ी समस्या है। ध्रुव स्वामिनी को प्रसाद इस तरीके से लिखते हैं कि उसका अभिनय किया जा सके। इनके माध्यम से भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ तत्व अभिव्यक्त होते हैं बिल्कुल, और राष्ट्रीय चेतना हर वक्त दिखाई देती है। अरुण या मधुमेह देश हमारा और जैसी कविताएं नाटकों में आती है, इनमें काव्यत्व की प्रवृत्ति मिलती है बिल्कुल, बीच बीच में कविता हर नाटक में मिलती है। नाटक और नाटककार युगों की दृष्टि से असुमेलित है। रात रानी किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का। बकरी सर्वेश्वर का व्यंग्यात्मक नाटक, मरजीवा मुद्रा राक्षस का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक, और वामाचार जो है वो रमेश बख्शी का है। किसका है? रमेश बख्शी। तो ये चीजें याद करने वाली थी। नाटक और नाटककार
याद कर रहे थे, उसमें से ही पूछा गया है। बकलम खुद जो निबंध संग्रह है वो किसका है? नामवर सिंह जी का बकलम खुद प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। इनमें से किसे द्विवेदी युगीन भावात्मक निबंधों के लेखकों में हम बात कर रहे थे कि द्विवेदी युग में एक ऐसा व्यक्ति है जो मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता जैसे 6 निबंध लिखकर इतनी प्रसिद्धि पा लेता है जितनी कई निबंध लिखकर भी दूसरे लेखक नहीं पा सके। तो भावात्मक निबंध उन्होंने लिखे थे। वे कौन थे? द्विवेदी युग में अध्यापक पूर्ण सिंह। निम्नलिखित कृतियों में से जगदीश चंद्र माथुर की नाट्य कृति सीधी कोणार्क है। आलमगीर और हानूस किसके हैं? साहनी जी के, भीष्म साहनी। और टूटते परिवेश हमारे प्रभाकर जी का है, विष्णु प्रभाकर। टूटते परिवेश किसका है? विष्णु प्रभाकर का। कारवा एकांकी संग्रह किसका है? भुवनेश्वर प्रसाद, तांबे के कीड़े वाले। इनका सबको याद होगा, तांबे के कीड़े। और कारवा भी इनका है। आत्मकथा विधा की रचना नहीं है। देखिए, अन्य से अनन्या प्रभा खेतान की बड़ी प्रसिद्ध आत्मकथा रही है। और सहचर है समय, रामदर्श मिश्र की 4 भागों में जो आत्मकथा आई थी उसमें से एक है सहचर है समय। झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की दलित आत्मकथाओं में सबसे पहली, सबसे प्रसिद्ध है। और जो अनल पांखी है वो नामवर सिंह जी की बुक है। नामवर सिंह जी की पुस्तक पर लिखी है किसने? अंकित नरवाल ने। इसलिए ये आत्मकथा नहीं है। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प है मेरी पत्नी और भेड़िया, डॉक्टर धर्मवीर की। गुड़िया असंगत पूछा है, सॉरी ये नहीं होगा। मेरी पत्नी और भेड़िया धर्मवीर की है, असंगत विकल्प लेना है तो। और गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्री पुष्पा की। आप खुदरी रमणीका गुप्ता की बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं पूछी गई है। और तिरस्कृत सूरजपाल चौहान की। सूरजपाल चौहान, तिरस्कृत किसकी है? सूरजपाल चौहान की। और ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा क्या थी? झूठन नाम से सबसे पहले आई थी और बहुत प्रसिद्धि पा चुकी थी। मनोविश्लेषणवादी डॉक्टर देवराज, बिल्कुल बहुत बड़े मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार। इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र, ये सारे के सारे मनोविश्लेषणवादी है, अगे वगैरह। लेकिन मनमथ नाथ गुप्त है वो यथार्थ और समाज पर लिखते हैं। यथार्थ और समाज पर लिखने वाले उपन्यासकार है मनमथ नाथ गुप्त। और फिर है उपन्यास और उपन्यासकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर कभी असंगत पूछ लेते हैं, कभी संगत पूछ लेते हैं। यहाँ संगत पूछा है तो नीला चांद किसकी है? शिव प्रसाद की। शिव प्रसाद सिंह का ही है नीला चांद, तो पहला ही सुमेलित हो जाएगा। अगला है अनाम दास का पोथा, HP द्विवेदी जी की। हजारी प्रसाद, हजारी बाबा की कह सकते हैं। धूर्त रसिक लाल किसकी है? लज्जा राम की। लज्जा राम की कौन सी है? धूर्त रसिक लाल। जहाज का पंछी, इलाचंद जोशी। किस काव्य धारा ने सर्वप्रथम यथार्थवाद की और समस्त साहित्यिक चेतना, सबसे आसान सवाल कह सकते हो, यथार्थ की ओर कौन ले जाता है? प्रगतिवाद ले जाता है। कवि और काव्य रचना की दृष्टि से असंगत है। गिरिजा कुमार माथुर, मंजीर और शिलापंख चमकीले प्रसिद्ध रचनाएं हमारे सामने है। फिर है नागार्जुन, नागार्जुन की नहीं है, उस जनपद का कवि हूं और तुम्हें सौंपता हूं। त्रिलोचन की प्रसिद्ध रचनाएं, त्रिलोचन की प्रसिद्ध रचनाएं है, नागार्जुन की नहीं है, उस जनपद का कवि हूं और मैं तुम्हें सौंपता हूं। केदारनाथ अग्रवाल की युग की गंगा अपूर्वा बहुत प्रसिद्ध। सागर मुद्रा, आंगन के पारद्वार, ये सब अगेय जी की रचनाएं। फिर है छायावादी काव्य के संबंध में असंगत है। इनके काव्य में मूल्यों की अभिव्यक्ति व्यापक मानवीय स्तर पर नहीं हुई है। ऐसा
काव्य, छायावादी काव्य कैसे हो सकता है जिसमें मानववादी मूल्य नहीं आए हैं। आधुनिक काल का सर्वश्रेष्ठ काव्य माना जाता है छायावादी काव्य, जो मानवीय मूल्यों की व्यापक अभिव्यक्ति करता है और मानवीय स्तर पर करता है। मानव के मूल्यों की बात बार बार छायावादी कवि करते हैं, भले प्रसाद हो, निराला हो, पंत हो। इस युग के काव्य में द्विवेदी युगीन नैतिकता और स्थूलता की प्रतिक्रिया, जो स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का ही तो विद्रोह था, छायावाद। नागेंद्र कहते भी हैं, विदेशी दास्ता के प्रति विद्रोह का स्वर सुनाई देता है। राम की शक्ति पूजा पढ़ें, पैसोला की प्रतिध्वनि पढ़ें, ऐसी कविताएं लिखने वाले कवि ऐसी कविताएं जहां लिखी गई हो, और ये कैसे करते थे, विदेशी दास्ता के प्रति जो विद्रोह करते थे उसका तरीका उन्होंने बदल दिया था। सामने से दिखाई नहीं देता था, लेकिन उनके भावों को समझने पर विदेशी दास्ता के प्रति विद्रोह का स्वर बराबर सुनाई पड़ता है, और विषय भाववादी क्षेत्रों में मूल्यों की प्रतिष्ठा के प्रयास बराबर छायावाद में दिखाई देते हैं। काव्य हेतु के संबंध में असंगत है। व्याकरण, काव्यशास्त्र आदि के अध्ययन से कवि अपनी कृति को अधिक उपयोगी, सुंदर व गंभीर बना सकता है। इसे व्युत्पत्ति कहा जाता है। प्रतिभा ही काव्य उत्पत्ति का मूल कारण मानी गई है, यानी व्याकरण आदि का अच्छे से अध्ययन करके और सुंदर कविता को बनाया जा सकता है, उसे व्युत्पत्ति कहा जाता है। व्यवहारिक ज्ञान जो व्याकरण संबंधी होता है, और प्रतिभा को शक्ति और अभ्यास को निपुणता नहीं, व्युत्पत्ति को निपुणता कहते हैं। निपुणता किसे कहते हैं? व्युत्पत्ति को कहा जाता है, न कि अभ्यास को। प्रतिभा को शक्ति कहते हैं, बिल्कुल सही है ये, लेकिन अभ्यास को निपुणता नहीं कहते, व्युत्पत्ति को निपुणता कहते हैं। फिर अभ्यास से कवि की रचना अधिक परिपक्व होगी और अभिव्यक्ति सौंदर्य पूर्ण होगा। बिल्कुल सही बात है, तो असंगत हो गया वो। भारत में 1936 में प्रगतिवाद के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? हमारे प्रिय उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी ये थे, जिन्होंने लखनऊ में यह अधिवेशन हुआ जो प्रगतिवाद की नींव था। प्रगतिवाद की नींव यहीं से बनी थी। प्रगतिवाद की जो नींव है वो कहां से बनती है? प्रगतिवाद का प्रथम अधिवेशन 1936 में होता है, और इसी से आगे ये जो प्रगतिवाद संबंधी जो शोषण का विरोध करने की प्रवृत्ति थी, शोषित और शोषक वर्ग की बात सबसे ज्यादा अगर कहीं उठाई गई तो यहाँ पर उठाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? भवानी प्रसाद मिश्र की दूसरा सप्तक में संकलित कविता है। भवानी प्रसाद मिश्र की कौन सी है? गीत फरोश है, सतपुड़ा के जंगल है, बहुत लोकप्रिय, बिल्कुल सही कथन। नरेश मेहता ने संशय की एक रात युद्ध को लेकर राम के मन में जो अंतर्द्वंद चल रहा था कि मैं युद्ध कैसे कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, उसका चित्रण है। और कुंवर नारायण की कृति जो आत्मजयी है, उसकी कथा कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित है। ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण बातें दी गई है। और आत्महत्या के विरुद्ध संग्रह में कौन आत्महत्या के विरुद्ध कौन लिखता है? रघुवीर सहाय लिखते हैं। बाकी सब सही था, केवल नाम ही गलत करके और गलत असंगत बना दिया। आत्महत्या के कारणों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हैं रघुवीर सहाय कि आत्महत्याएं क्यों होती है। विवाह आदि के साधारणीकरण की सिद्धि भावोक्तव व्यापार में जब हम पढ़ रहे थे, इस पर बार बार पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा था कि ये अगली परीक्षा में सवाल दिखाई देने वाला है, और ये दिखाई दे गया। एक बार हमने 5 बार वेरी 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 इंपॉर्टेंट की बात की थी इस सवाल पर, और कई सारे ऐसे सवाल है जो आप देखिएगा, वो विश्लेषण हम करेंगे तब देखना, कई सारे सवाल ऐसे होंगे जहां पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण की बात हमने की थी। तो लोंजाइनस उद्दात के स्रोतों में सर्वाधिक महत्व किसे देते हैं? किसको देंगे? महान और पुष्ट विचारों की धारण की क्षमता को, विचार को सबसे अधिक महत्व देते हैं। उद्दात के 5 स्रोत मानते हैं, उनमें से विचार को सबसे अधिक महत्व लोंजाइनस देते हैं। किन्हें प्राकृत जैन गुण गाना, सिर धुनी गिरा लगत पछताना। तुलसीदास के मतानुसार सरस्वती जी कब पछताती है? वो कहते हैं कि जब कवि सांसारिक मनुष्य का गुणगान करने लगता है, उसे
कविता में क्या करना चाहिए, भगवान की स्तुति करनी चाहिए तुलसीदास के अनुसार, लेकिन जब मनुष्य का गुणगान कवि करने लग जाता है तब सरस्वती को ये पछतावा होने लगता है कि मैं भी किसके मुख पर, किसकी जीवा पर जाकर विराजमान हो गई। हंसे न बोले उन मनी चंचल मेलिया मारी, कहे कबीर भीतरी विद्या सतगुरु के हथियार। इस साखी में उन्मनी शब्द के अर्थ में कौन सा अर्थ नहीं है, यानी यहाँ गुरु की कृपा हुई है। कबीर क्या मान रहे हैं कि गुरु की कृपा हुई है और जो साधक है उसका मन उन्मन अवस्था में चला गया है, जो ऊहापोह से बाहर निकल चुका है, एक जगह स्थिर हो गया है। मन की जो संकल्प लेता है, कभी मन उसका विकल्प ढूंढता है, वो वाले भाव सारे तिरोहित हो चुके हैं। प्रकृति समाप्त हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है। इसके अनुसार यही कहते हैं कि गुरु ने ऐसा मुझे मंत्र दिया, जिस मंत्र के द्वारा मैंने साधना करते हुए अपने मन को, जो मेरा ब्रह्म एरिया है, वहां लगा दिया और अब मेरा मन इधर उधर हिलता डुलता बिल्कुल भी नहीं है। मन और प्राण बिल्कुल एक हो चुके हैं, आत्म साक्षात्कार की अवस्था आ गई है। यानी मनुष्य जब खुद से पूरी तरह से खुद को समझने लगे, वही सबसे बड़ी बात है। और वहां पर ये अवस्था गुरु के प्रभाव से आ चुकी है और मन अस्थिर नहीं है, स्थिर हो गया है, एक जगह स्थिर हो चुका है, तो ये असंगत हो जाएगा। इसे हमने पढ़ा था ढंग से कबीर को पढ़ते वक्त, कबीर के जो हमारे पद, जो दोहे वगैरह लगे हुए उनको पढ़ते वक्त समझा था। अब हम बात कर लेते हैं अपने कोर्स के बारे में। तो ये सारे कोर्स है, जैसे कॉलेज प्रोफेसर का कोर्स है, तो उसमें जो एक तो मुख्य आरपीएससी द्वारा आयोजित अपने राजस्थान की परीक्षा हुई, एक संस्कृत शिक्षा विभाग की हुई, दोनों में हमने जो ऐप पर विस्तृत सिलेबस किया था उसमें से 90% के आसपास सवाल बने थे और कई सवाल तो बिल्कुल जिस प्रकार से हमने यहाँ बात की वैसे के वैसे आ गए थे, उसकी मुझे बड़ी खुशी है। और आज जब इस पेपर को, जो फर्स्ट ग्रेड का मेरे सामने, मेरे जब ऐप तैयार करने के बाद मेरे सामने पहला पेपर दिखाई दे रहा है, उसमें भी मुझे लग रहा है कि लगभग सारे सवाल अपने ऐप में मौजूद है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया पेपर आया है। और हम अक्सर तथ्यों की बजाय अवधारणाओं पर ध्यान देते हैं और अवधारणाओं आधारित ही पेपर दिखा। तो सेकंड ग्रेड के लिए भी हमारा ऐप उपलब्ध है, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी है और कॉलेज प्रोफेसर के लिए भी विस्तृत तैयारी के लिए अपने ऐप में सुविधाएं उपलब्ध है। और टेस्ट सीरीज की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग हमने टेस्ट तैयार कर रखे हैं। 23 तारीख से ही अपने फर्स्ट ग्रेड का टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है। टॉपिक वाइज उच्च माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर, तीनों स्तरों से अलग अलग टॉपिक लेकर के एक साथ करके, तीनों को एक साथ लेते हुए लगभग 3.5 महीने में कोर्स आपका एक बार पूरा हो जाए, कोर्स का ढंग का रिवीजन हो जाए, उसको दृष्टिगत रखते हुए, विश्लेषण करते हुए पेपर बनाए गए हैं। और पेपर बन रहे हैं, बनाए तो अभी पूरे नहीं बने हैं। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप पेपर होंगे वैसे वैसे बनते जाएंगे और आपके पेपर सिलेबस वाइज लिए जाएंगे, जिससे पता भी नहीं चलेगा और 3.5 महीने में पूरी फर्स्ट ग्रेड हिंदी की तैयारी हो चुकी होगी, अगर कोई पेपर के अकॉर्डिंग ये जो टेस्ट सीरीज है इसके अकॉर्डिंग तैयारी करेगा। ऐसे ही टेस्ट सीरीज सेकंड ग्रेड की भी 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है और उसमें भी वही है, 10 दिन के गैप में एक पेपर रखने की योजना बनाई गई है। जो भी साथी ये उस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं, बाकायदा आपको लाभ होगा। कई प्रश्न तो आपको हूबहू देखने को मिलने वाले हैं परीक्षा में, ऐसा मेरा मन कह रहा है। और ओ कनी कनु गनी घनी सिरताज, मनी धनी के ने की बनी छनी पटलाज। उपयुक्त दोहे में कनी कनु का क्या अर्थ है? आंख की पुतली। बिहारी रत्नाकर से पंक्ति आई है। कहां से पंक्ति है? बिहारी जी की पंक्ति है और आंख की पुतली की बात हो रही है। इसे भी हमने अपने ऐप में ढंग से समझा है, आप समझ सकते हैं।
कविता क्या है? निबंध में आचार्य शुक्ल द्वारा व्यक्त कविता विषयक विचारों की दृष्टि से असंगत है। एक क्या असंगत है शुक्ल जी? कविता क्या है, में कविता के बारे में क्या क्या विचार देते हैं, उसमें सबसे पहला ही मन को अनुरंजित करना, उसे सुख पहुंचाना, सुख या आनंद पहुंचाना ही अंतिम लक्ष्य है, ऐसा नहीं कहते। शुक्ल तो कहते हैं कि अगर कविता का अंतिम लक्ष्य मन को सुख पहुंचाना बन गया तो क्या हो जाएगा? नुकसान, सीधा नुकसान हो जाएगा। कविता विलास की वस्तु बन जाएगी। किसकी वस्तु बन जाएगी? विलास की वस्तु बन जाएगी। और विलास की सामग्री कविता को बनाना कवि का उद्देश्य थोड़ी होता है, इसलिए ये असंगत है, बाकी सारे के सारे संगत है। आप नंदन विहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली। पुरस्कार, कौन सी कहानी? पुरस्कार। बड़ी ही सुंदर कहानी है। देश प्रेम और जो व्यक्तिगत प्रेम है उसके बीच में द्वंद्व की कहानी है, और देश प्रेम जीतता है। बाद में पुरस्कार के रूप में मधुलिका क्या मांग लेती है? अरुण को मृत्यु दंड मिलता है तो खुद भी मृत्यु दंड मांग लेती है। तो यहाँ आप किसके लिए आया है? शुरुआत में जब मधुलिका को अरुण पसंद कर लेता है तब वो कहती है कि आप तो नंदन विहारी है, बड़े बड़े महलों में रहते हो, मैं तो पृथ्वी पर परिश्रम करती हूँ। तो ये अरुण और मधुलिका के लिए आया है। हिंदी भाषा की बोलियों के संबंध में असंगत है। ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 वर्गों में रखा, लेकिन भीली को इसमें नहीं रखा। बिल्कुल सही बात है। खड़ी बोली का विकास शोर से अभ्रंश से हुआ, इसी कौरवी भी कहते हैं। बिल्कुल। और जो मगही बोली का परिनिष्ठित रूप है, रूप गया जिले में बोला जाता है। बहुत अच्छी बात है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर हमारे सामने आई है कि मगही जो बोली है उसका परिनिष्ठित रूप कहाँ बोला जाता है? बिहार के गया जिले में। और इसके सीमांत रूपों पर किसका प्रभाव है? उड़िया और बंगाली का प्रभाव है। अब है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाने वाली बुंदेली का विकास मागधी से नहीं हुआ है भाई। किससे हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से। खड़ी बोली के साथ आती है बुंदेली, सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। बहुत ही आसानी से अगर हमने ढंग से भाषा को पढ़ा है तो यहाँ से गलत होने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ ये सवाल है, जो सवाल ही गलत है। वैसे तो मैंने इसी तरीके से लिखा है, लेकिन सवाल ये होना चाहिए था कि निम्नलिखित में से किसे नागरी लिपि की विशेषता नहीं माना जा सकता? विशेषता नहीं, तो विशेषता नहीं होता तो भी ये उत्तर हो जाता है। एक ध्वनि के लिए एक से अधिक चिन्ह। एक से अधिक चिन्ह है ही नहीं, एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह है। एक ध्वनि के लिए क्या है? एक चिन्ह। ये देखिए, लिपि चिन्हों के नाम ध्वनि के अनुरूप है बिल्कुल। और वर्णमाला वर्गीकरण है, ह्रस्व और दीर्घ स्वर के लिए स्वतंत्र चिन्ह बिल्कुल है। और विशेषता नहीं, ऐसा होता तो ये हो जाता, लेकिन ये सवाल ही गलत लग रहा है। प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। प्रभु में प्रधन भू प्रभु हो जाएगा। प्रस्थान में प्रधन स्थान, प्रत्युपकार में प्रतिधन उपकार, तो प्रति होगा। इसमें क्या होगा? प्रति धन उपकार, सीधा ही तो ये हो जाएगा। प्रख्यात में प्रधन ख्यात हो जाएगा। फिर है प्रत्यय के योग से बना विशेषण शब्द है, तो बचपन क्या है? भाववाचक है। सीधा पूछा क्या है? विशेषण। तो हम प्रत्यय तक क्या जाए, हमें तो शब्द देखना है। ये भाववाचक है और ये भी भाववाचक और ये भी भाववाचक है, मानवता भी। और कुलीन है, वो विशेषण है। और कुलीन में क्या प्रत्यय है? कुलधन ईन हो जाएगा, ईन प्रत्यय हो जाएगा। सीधी बात, सरल बात, आसान बात। कुलीन है वो विशेषण शब्द है और यही इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है परि उपसर्ग से निर्मित नहीं है, प्रत्यक्ष में प्रति है। सीधा ही पहला ही हो गया प्रति, तो इसमें परि है ही नहीं। परिधि में परि, पर्याप्त में परिधन, आप्त, परिक्रमा में परिधन कर्मा। अक्षोहिणी शब्द, ये अपवाद वाला सवाल है। गुण का अपवाद है, गुण संधि का अपवाद अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अक्षोहिणी सेना को कहते हैं, जो आगे चलने वाली सेना होती है उसे अक्षधन उहिनी, अक्षोहिणी कहा जाता है। और
ये अक्ष धन उहिनी इस प्रकार से लिखा जाता है। अपवाद क्यों है? क्योंकि ओ होना चाहिए था। वास्तविक में तो गुण में क्या रहता है? ओ, लेकिन यहाँ क्या आया है? यहाँ आया है औ। औ आने के कारण ये क्या है? अपवाद है, गुण संधि का अपवाद है। उहिनी में ऊ बड़ा है, ये बात ध्यान देना। और फिर है कि सामासिक पद का सही विग्रह नहीं हुआ है। दूरागत, दूर से आगत बिल्कुल है। रण विमुख, रण में नहीं होगा, रण से विमुख होना चाहिए। और पराधीन में पर के अधीन, दूसरे के अधीन हो जाएगा। हथकड़ी में हाथ के लिए कड़ी हो जाएगा, तो रण विमुख इसमें होना चाहिए। फिर है गुरु शब्द का अर्थ नहीं है। गुरु शब्द का अर्थ श्रद्धेय होता है, भारी भी होता है, और कई बार अपने आप को बड़ा मान लिया जाता है। कोई अपने आप को बड़ा मान ले तो अहंकारी भी गुरु का अर्थ होता है, गुच्छ बिल्कुल भी नहीं होता। पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो देखिए, सूर्य बाकी सारे सही है। देवता के अमर, निर्जर, सुर, विबुध है। रात्रि के निशा, यामिनी, विभावरी, सरवरी है। सोना के कंचन, आटक है, मेरने है। सूर्य, सूर्य का मयूख और प्रभा, ये दोनों किरण के, ये दोनों किसके हैं? किरण के हैं। अर्णव सूर्य का है और समुद्र का भी है अर्णव, तो इसमें 4 नंबर हो जाएगा। फिर किस विकल्प में विलोम शब्द युग सही है? अज्ञे का विज्ञ होगा, बाकी वाले है नहीं, अज्ञे विज्ञ हो जाएगा। सैंधववाजी और घोटक घोड़े के हैं, आंसू कहते हैं। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थ भेद सुसंगत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? द्वीप, द्वीप जो है, द्वीप का अर्थ होता है क्या? द्वीप यानी हाथी, और द्वीप यानी क्या होता है? द्वीप यानी टापू। तो इन्होंने क्या किया? उल्टा दे दिया, इसलिए ये 4 नंबर इसका राइट। असंभव कार्य करना क्या होगा? आग से खेलना, आकाश के तारे तोड़ना। असंभव आकाश के तारे तोड़ना। असंभव क्या होगा? आकाश से तारे तोड़ना तो मुश्किल काम है, असंभव ही है। फिर है जिज्ञासा, जिज्ञासा किसे कहते हैं? हमें अगर जिज्ञासा होगी तो सब कुछ हो जाएगा। जीतने की इच्छा रखनी चाहिए, मंजिल तक पहुंचने की इच्छा रखनी चाहिए। असफलता में ही सफलता रहती है और जिज्ञासा का होना जरूरी है, जीतने की इच्छा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? भारी भरकम एक साथ नहीं आएगा, भारी अकेला ही आएगा, भरकम नहीं आएगा। साहित्य और जीवन का घोर संबंध नहीं होता, घनिष्ठ संबंध होता है। और विकट रूप से नहीं होगा प्रसिद्ध। और उसने आग्रह पूर्वक कहा, ये सही है। आग्रह पूर्वक यानी आग्रह के साथ बुलाया। किस विकल्प में सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो मिष्टान्न बिल्कुल शुद्ध है, ठ नहीं होता। शाप बिल्कुल शुद्ध है। निरवलंब शुद्ध है। निर्धन अवलंब होता है। निरुलंब, निर इस प्रकार से लिखते हैं, ये उपसर्ग से बनता है। और ध्यान देने वाली है, हम उपसर्ग पढ़ रहे थे तब बात भी कर रहे थे, बार बार यहाँ से शुद्ध शब्द आता है। तो निर्धन अवलंब क्या बना? ये र है, इसमें अ लगा। शुद्ध व्यंजन में अ लगने से निरवलंब ही रहेगा। मिष्टान बिल्कुल शुद्ध है। बाकी में मैथिली वगैरह कोई न कोई पारितोषिक भी 2 मात्रा आएगी, प्रज्वलित में 1 ही ज आएगा। इस प्रकार से अलग अलग शब्द गलत है। मध्याह्न जो है ह आधा होगा। इस प्रकार से सारे शब्दों में से केवल 2 नंबर में सारे शुद्ध है। और इधर बात करें अशुद्ध शब्द, तिलांजलि बिल्कुल सही है, गरिष्ठ भी सही है। घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ होता है। और प्रदर्शनी बिल्कुल शुद्ध है। निम्नलिखित में से वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध है, यह जो अभ्यस्त है वो गलती है। इकट्ठा यहाँ पर भूल से शुद्ध लिख दिया गया है, इकट्ठा ऐसे लिखा हुआ था आरपीसी के, इकट्ठा ऐसे लिखा हुआ था, तो ये गलत है। केंद्रीकरण बिल्कुल शुद्ध है। ये आरपीसी पेपर में ऐसा था, पेपर में ऐसा था। वैसे तो ये शुद्ध था, यहाँ ये लिख दिया, भूल से शुद्ध लिख दिया है, लेकिन इकट्ठा इस प्रकार से लिखा हुआ था, इसलिए यहाँ केंद्रीकरण होगा। और केंद्रीकरण क्यों होगा? अक्सर हम बात करते हैं कि करण जब भी प्रत्यय लगता है तो अपने से पहले वाली मात्रा को क्या कर देता है? बड़ा कर देता है। करण प्रत्यय की विशेषता है। उससे पहले क्या होगा? उससे पहले जो मात्रा है वो हमेशा बड़ी आएगी, दीर्घ आएगी, दीर्घ मात्रा ही आएगी। आप गांठ बांध लीजिएगा, करण प्रत्यय आ रहा है तो उससे पहले हमेशा कौन सी मात्रा आएगी? दीर्घ मात्रा ही आएगी।
फिर है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, ये अशुद्ध पूछा है। शाबाश, शाबाश के यहाँ पर ऐसा था, गर्व है ऐसा है, यहाँ पर भी ऐसा था। तो ये इस प्रकार से लिखा है, सब्जी कौन लाने गया है, सब्जी लाने कौन गया है, शायद ये होना चाहिए। और शाबाश, हमें तुम पर गर्व है, ये सही लग रहा है। ग्वाले ने पानी मिलाकर दूध बेचा, सही है। दूध मिलाकर कई बार पानी बेचा लिख देते हैं तो गलत हो जाता है। ईमानदार तिपहिया चालक ने यात्री का सामान लौटाया, तो ये भी सही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ सब्जी कौन लाने गया, एक तो यहाँ पर प्रश्नवाचक नहीं है, दूसरा सब्जी लाने कौन गया हो सकता है। इस प्रकार से ये 2 नंबर हो सकता है, श्योर मैं भी नहीं हूं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये कविता अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। क्या होता है, अनेक, अनेकों नहीं होता है, गलत है। मुझसे ये काम नहीं हो सकता, ये काम नहीं हो सकता के साथ ये अनावश्यक शब्द है। ये क्या है, अनावश्यक शब्द है, तो ये भी गलत हो गया। चरखा काटना नहीं होता, चलाना होता है, चलाना होता है। सूत काटा जाता है, काटा क्या जाता है, सूत काटना, सूत काटना होता है। और चरखा जो है वो चलाया जाता है। मैं आपके दर्शन करने आया हूं, ये ठीक है। परिपत्र की विशेषता नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष को आदेश नहीं दिया जाता। परिपत्र में क्या होता है, बड़े अधिकारी अपने छोटे अधिकारियों को छोटे कार्यालयों में एक साथ परिपत्र भेजते हैं। तो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, सार्वजनिक तौर पर दिया जाता है, आंतरिक होता है और इसका प्रयोग जारीकर्ता, मंत्रालय, विभाग, कार्यालय तक ही सीमित होता है, अपने ही विभाग के लिए होता है, नीचे के अधिकारियों के लिए। पत्राचार का रूप नहीं माना जाता इसको, और परिपत्र में किसी प्रकार के उत्तर की कोई अपेक्षा नहीं रहती। कष्ट पर कष्ट आना, कंगाली में आटा गीला, यानी एक तो कंगाली थी और ऊपर से आटा लगा रहे थे, वो भी गीला हो गया। अब गीला आटा कैसे, ये उससे रोटी बनाए तो भी इधर उधर लंबी हो जाए, आटा और है नहीं मिलाने के लिए, तो कंगाली में आटा गीला। अर्धशासकीय पत्र के संबंध में असंगत है, सेवा में लिखना पूर्णतः वर्जित है, बिल्कुल। और शासकीय पत्र में अनौपचारिकता रहती है, अनौपचारिकता रहती है, लेकिन इसमें विषय और संदर्भ नहीं आते। ये अर्धशासकीय पत्र में विषय और संदर्भ नहीं आते, नहीं आते। अर्धशासकीय जो पत्र है उसमें विषय और संदर्भ नहीं आते। अधोलेख के रूप में आपका और शुभेच्छु इसमें लिखा जाता है। नाक का बाल होना, बहुत अधिक प्रिय होना, नाक का बाल बहुत अधिक प्रिय होता है, वैसे ही कोई व्यक्ति प्रिय हो तो उसके लिए कहा जाता है। अक्ल पर पर्दा पड़ना, बुद्धि मारा जाना, यानी बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, अक्ल पर पत्थर पड़ना। ये अपठित गद्यांश है, इसमें से कुछ सवाल इस प्रकार से है। लेखक ने किस फूल को तपस्या में रत पार्वती के समान बताया है, तो लेखक किस फूल को बता रहे हैं, पार्वती के समान। चंपा तपोरमा उमा की तरह है, तो चंपा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चंपा, चंपा के फूल को बताया है। फिर वही बात है कि हमारे जो 3 मुख्य ऐप है और बाकी सब टेस्ट सीरीज है, उससे आप तैयारियों को धार दे सकते हो। साथ ही साथ नेट आदि की तैयारी में भी कॉलेज प्रोफेसर की तैयारी बहुत अधिक काम आने वाली होती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लगभग 70% सिलेबस वहां से कवर हो जाता है। और ये स्कूल व्याख्याता और 2nd ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज 3 स्तर जो मुख्य है, उच्च माध्यमिक, स्नातक और स्नातकोत्तर के आधार पर बनाई गई है। और टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग चलने वाले की लगभग 3.5 महीने में पूरी तैयारी, और उसके बाद एक पूरा का पूरा जो पेपर लिया जाएगा उसका पूरा विश्लेषण भी कराया जाएगा। 150 सवाल का आरपीएससी के पैटर्न, जैसे आज हम पेपर देख रहे हैं, इसी पैटर्न से आपके अंतिम 2 पेपर 150 सवालों के लिए जाएंगे। लेखक के मतानुसार अत्यंत उपयोगी होते हुए भी किस फूल को उचित महत्व कहा जाता है, कि सरसों के फूल की तुलना यहाँ पर इस गद्यांश में निराला के साथ की है, और ये अत्यंत उपयोगी है फिर भी ज्यादा महत्व नहीं पाता। आम्र मंजरी की तुलना किसके सौंदर्य से की है, प्रसाद जी के सौंदर्य से की है, और पारिजात की तुलना पंत जी से। अब ये है पद्यांश, तो पद्यांश से इस पद्यांश में चिंता की गई है, नारी के बारे में, देश के बारे में चिंता प्रकट हुई है, और नारी की स्थिति चिंतनीय बताई गई है।
और रजत के टुकड़ों से कवि का हास्य क्या है? रजत के टुकड़ों के लिए अर्थात लोभ और लालच में आकर नारी को बेच दिया जाता है, यही सबसे बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली के संबंध में असंगत है। उल्टा पिरामिड की बात करते ही हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? उल्टा पिरामिड ही बनाते हैं, और उसमें हम क्या बात करते हैं? ये इसका इंट्रो रहता है, और ये बॉडी रहती है, और ये क्या रहता है? समापन रहता है। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? इंट्रो है, और इसमें क्लाइमैक्स आ जाता है। कहानी में जो क्लाइमैक्स कहलाता है वो हमारी न्यूज में क्या बन जाता है? इंट्रो बन जाता है। तो कहानी की तरह क्लाइमैक्स खबर के अंत में आता है, ये बात बिल्कुल गलत है, तो ये असंगत हो जाएगा। बाकी सब सही है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सबसे पहले आते हैं इंट्रो में, और समाचार को 3 हिस्सों में विभाजित करते हैं। ये रहे 3 हिस्से, और इंट्रो, बॉडी और समापन के क्रम से घटनाएं बकायदा चलती है। इंटरनेट पत्रकारिता में असंगत है। बैकग्राउंडर तैयार करने की तीव्रता रहती है, बिल्कुल। संप्रेषण के लिए इंटरनेट प्रयोग होता है। संकलन, सत्यापन और पुष्टिकरण में बहुत ही इंटरनेट में आसानी रहती है, लेकिन अश्लीलता, दुष्प्रचार और अफवाहों का अभाव नहीं, बहुत अधिक। जितना इंटरनेट का उपयोग होता है उतना ही इंटरनेट का दुरुपयोग भी हो सकता है। मुद्रित माध्यमों में लेखनगत विशेषताओं की दृष्टि से असंगत है। समय सीमा और आवंटित स्थान के अनुरूप लेखन होता है। भाषा, व्याकरण, वर्तनी शब्दों के उपयुक्त प्रयोग पर बल मिलता है। भाषा में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता रहती है। संस्कृत निष्ठ नहीं होगा भाई, आम बोलचाल होगा, आम बोलचाल के शब्द होंगे। मुद्रित माध्यम यानी हम क्या अखबार की बात कर रहे हैं। मुख्य क्या है? अखबार और पत्रिका, और अखबार में संस्कृत निष्ठ अगर आ गई तो फिर ये काम का होगा ही नहीं। कौन पढ़ेगा? आम व्यक्ति पढ़ता है अखबार, इसलिए उसमें तो आम बोलचाल का होना अति आवश्यक है। हरि के चढ़ते ही उड़े सब द्विज एक के साथ, ये सवाल पढ़कर बड़ा मजा आ गया। अभी हम जब पढ़ रहे थे, ये अपने ऐप पर जो फर्स्ट ग्रेड में शब्द शक्ति है, सेकंड ग्रेड में है, उसको पढ़ रहे थे, तब हमने व्यंजना शब्द शक्ति पढ़ी। उसके बाद वापस विधा के बारे में बात की थी कि कुछ ऐसी बातें, अनेकार्थी शब्द में से एक ही, अनेक अर्थों में से एक ही अर्थ लिया जाता है, और वहां पर अभिधा होती है, व्यंजना नहीं होती। इस पर हमने गहराई से छानबीन से कहाँ होती है, 10-12 ऐसी परिस्थितियां थी, औचित्य है, इस प्रकार की खूब सारी परिस्थितियों पर हमने बात की थी कि किस प्रकार से व्यंजना न होकर के अभिधा होती है। वहीं से ये सवाल आया है, हरि के चढ़ते ही उड़े सब द्विज एक के साथ। हरि अनेकार्थी शब्द है जिसके कई सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ बंदर अर्थ है। यहाँ पर अर्थ क्या है? बंदर। और जैसे ही बंदर राजा चढ़े पेड़ पर, वैसे ही क्या हुआ? एक साथ सारे पक्षी उड़ गए। तो यहाँ द्विज का अर्थ केवल पक्षी है, ना ब्राह्मण है, ना कोई बात, ना हाथी है, कुछ भी नहीं है। यहाँ द्विज का अर्थ क्या है? पक्षी। अनेकार्थी में से एक, अनेक अर्थों में से एक अर्थ होने के कारण सीधा यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस बात को जिसने समझा, जिसने वो वीडियो देखा और इस बात को अच्छे से समझा था, वो जरूर आज अभिधा कर आए होंगे। बड़ा ही इस सवाल को देखकर बहुत आनंदित करने वाला ये सवाल रहा। निम्नलिखित में से किसे कहानी का आवश्यकता तो नहीं कहा जा सकता? पात्रों का चरित्र चित्रण बिल्कुल होगा, और कथानक में द्वंद्व कहानी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कहानी की, ये कथानक में द्वंद्व रहता है, और असंभव कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं है। पात्रों के संवाद रहते हैं, और असंभव कल्पना वाला इसमें गलत हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाए तो कथानक में द्वंद्व रहता है। निम्नलिखित में से किस विधा का पत्रकारिता से गहरा संबंध है? तो जो रिपोर्ट आज है वो रिपोर्ट से बनता है, रिपोर्ट से बनता है, और इसको लिखने वाला पत्रकार भी होता है, और इसे हम रिपोर्टाज का लेखक भी कह सकते हैं। तो रिपोर्टाज बनाने वाला एक अच्छा पत्रकार भी होता है, उसका संबंध रिपोर्ट से है, और रिपोर्ट पत्रकारिता से जुड़ी हुई है। डायरी लेखन के संबंध में असंगत क्या है?
व्यक्ति निरपेक्षता लिखी है। क्या लिखी है? व्यक्ति निरपेक्षता। अरे इसमें तो व्यक्ति ही सब कुछ है। व्यक्ति अपने ही बारे में लिखेगा। किसके बारे में? अपने बारे में। सोचेगा नहीं कि मैं सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं, तटस्थ होकर अपने बारे में लिखेगा, अपने ही बारे में लिखेगा। तो व्यक्ति निरपेक्षता कैसे होगी? व्यक्ति से निरपेक्षता तो हो ही नहीं सकती। डायरी लेखक भावना के प्रति ईमानदार रहता है, संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति होती है और समय और स्थान के संदर्भ को भी अपनी अभिव्यक्ति देता है। बिल्कुल। उपमा अलंकार की विशेषताओं में असंगत है। जिस वस्तु का साम्य अन्य वस्तुओं के साथ स्थापित किया जाता है उसे क्या कहेंगे? उपमेय कहेंगे। वही चंद्रमा और मुख की बात करें तो मुख उपमेय है। इसमें उपमेय और उपमान में साम्य वैष्म्य स्थापन करने की प्रक्रियाएं चलती रहती है। कुछ बड़ा साम्य रहता है, थोड़ा साम्य रहता है। उपमेय और उपमान में साधर्म्य रहने पर भी वे धर्म्य के तत्व बिल्कुल विद्यमान रहते हैं। हम जब पढ़ रहे थे तब हमने ये बात की थी कि पूरी तरह से साधर्म्य होना कोई जरूरी नहीं है, कुछ विभिन्नताएं भी रहेगी। और यहाँ सादृश्य विधान के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सीधा सवाल आया भाई, वाचक शब्द। बहुत आसान कर दिया इन्होंने सवाल को कि साधारण धर्म ना कह करके और क्या कहेंगे? वाचक शब्द कहेंगे। अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण है। कोकिल कंठी गा रही है तो लक्षणा हो जाएगी। दोनों घरों में लड़ाई है, कौन से मुद्दे पर है? सारा गांव भूखों मर रहा है, यानी गांव के लोग। लक्षणा। और तालाब में कमल खिला, तालाब में ही कमल खिलते हैं। तो इसमें सीधा सरल वाक्य है, सीधा अर्थ मिलता है। तो क्या होती है? अभिधा ही होती है। वहां हरि वाले में अभिधा क्यों थी? क्योंकि अनेक अर्थों में से एक अर्थ के लिए, वहां बंदर के लिए ही वो पंक्ति आ रही थी, इसलिए वहां पर अभिधा थी। निम्नलिखित में से लक्षणा में होता है। मुख्यार्थ में बाधा होती है। बार बार इसी पर हम लक्षणा पर बात करते हुए हर बार बात आई और लंबे तरीके से लक्षणा के भेदों पर हम आगे से आगे बढ़े थे। यमक अलंकार का उदाहरण है। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथों। परदेसी यानी विदेशी और पर्दे यानी अपनी पर्दा, अपनी जो अपनायत है, अपने अंदर की बात है, उसके लिए आया है। तो दो शब्द है और दोनों के अलग अलग अर्थ है, तो यहाँ पर यमक होगा। जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई। इस काव्यांश का सौंदर्य किस अलंकार से प्रकट होगा? तो श्लेष किसमें होगा? गांठ में। एक तो है एक गन्ने की गांठ। गन्ने में जहां गांठ रहती है वहां रस नहीं रहता। और जीवन में भी, ये जीवन में भी जहां कटुता की गांठ रहती है वहां पर प्रेम नहीं रहता। तो यहाँ गांठ के दो अर्थ हो गए। एक तो गन्ने के संदर्भ में, गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता। सामान्य जो गन्ना होता है उसमें रस होता है। और जीवन में भी कटुता रहेगी तो फिर प्रेम नहीं आएगा। हरि गीतिका छंद के विषय में सही नहीं है। गीतिका के सही नहीं है मतलब असंगत कौन सा है? गीतिका के आरंभ में दो मात्राएं जोड़ने से बाकायदा क्या बनता है? हरि गीतिका बनता है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं। किसका पसंदीदा है? गुप्त जी का। गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त जी का पसंदीदा छंद है। कौन सा है? वो है हरि गीतिका। और चरण के अंत में गुरु लघु नहीं आते, चरण के अंत में लघु गुरु आता है। क्या आता है? लघु गुरु आता है। और यति कितने पर रहती है? हरि गीतिका में 16-12 पर यति रहती है। उत्प्रेक्षा अलंकार के संबंध में असंगत है। उत्प्रेक्षा में विशिष्ट या कवि कल्पित उपमान की संभावना आवश्यक है। उत्प्रेक्षा में विशिष्ट या कवि कल्पित उपमान की संभावना, बिल्कुल विशिष्ट या कवि कल्पित उपमान की संभावना की अपेक्षा तो रहेगी ही रहेगी। जब ऐसा उपमान होगा तभी उत्प्रेक्षा संभव है। इसमें उपमेय और उपमान में सादृश्य की संभावना बिल्कुल रहेगी। और उपमेय उत्कट नहीं, उल्टा लिखा है। उपमेय नहीं, उपमान मुख्य होता है, उत्कट होता है। और जो उपमेय है वो गौण होता है। उपमेय क्या होता है? गौण होता है। और उपमान मुख्य होता है। और उपमा की भांति उत्प्रेक्षा में भी वाचक शब्द रहते हैं। किस अलंकार में उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है? सीधा सरल सवाल। रूपक अलंकार सबसे आसान।
जगत जनायो जिहि सकल सो हरि जानियो नहीं, जो आंखन सब देखिए त्यों आते सीधा ही उत्प्रेक्षा पकड़ कर दीजिए, गलत होगा नहीं। हुआ बाल रवि उदय कनक नभ किरणें फूटी भरी थी, तिमिर पर परम प्रभामय बनकर टूटी, जगत जगमगा उठा विभा वसुधा में फैली, खुली अलौकिक ज्योति पुंज की मंजुल थैली। यहाँ पर ऐसे पढ़ने से नहीं होगा, इसमें मात्राएं लगाने से काम होगा। किससे होगा? मात्राएं जब लगाएंगे तब पता चलेगा, और मात्राएं लगाकर देखने पर 24 मात्राएं होगी। रोला में कितनी मात्राएं हैं गिननी पड़ेगी, 24 मात्राएं, 1 2 करके ऐसे गिनेंगे तब जाकर के आएगी 24 मात्राएं। और 24 मात्राएं किस प्रकार से होती है? 11 13 की यति से, 11 13 की यति से रहती है। और अंत में क्या होगा? एक जैसे आएंगे, या तो दोनों ही लघु आ जाएंगे या दोनों ही गुरु आ जाएंगे। इस प्रकार से अंत में जो पंक्ति का अंत होगा वो या तो दोनों लघु से होगा या दोनों गुरु से होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संगत है, यानी सही कथन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? सही कथन कौन सा है? सही का सवाल है। गीतिका के प्रत्येक चरण में 15 13 पर यति नहीं, 14 12 पर यति रहती है। कितने पर रहती है? 14 12 पर गीतिका में यति रहती है, और टोटल 26 मात्राएं रहती है। दोहा अर्ध सम मात्रिक है, बिल्कुल सही है। अर्ध सम 13 11 मात्राएं होती है। दोहा में 13 11, विषम में कितनी? 13 और सम में 11। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, वर्ण नहीं होते। 16 क्या होती है? मात्राएं। और रोला मात्रिक छंद है, न कि वर्णिक। रोला क्या है? मात्रिक है। उलाला छंद की विशेषता है, विशेषता है ही नहीं, ये तो वर्णिक की है। वर्णिक में ऐसे आते हैं, यहाँ पर आते ही नहीं है। और मात्रिक सम छंद है, नहीं, ये अर्ध सम है। कैसा है? अर्ध समय। सम और विषम में बराबर रहती है तो अर्ध समय। विषम चरण में 15 वर्ण नहीं होते। 15 वर्ण क्या होती है? मात्राएं होती है 15। विषम चरणों में क्या रहती है? मात्राएं। और चौथा जो है वो है सम चरण, दोहे के विषम चरण के। तो दोहे के विषम में कितनी होती है? दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं रहती है? 13 मात्राएं। और जो हमारा उल्लाला है, उल्लाला के दूसरे और चौथे में कितनी रहेगी? 13 रहेगी। और पहले और तीसरे में कितनी होगी? उल्लाला के 15 मात्राएं रहेगी। तो चौथा कथन बिल्कुल सही है। काव्य गुणों की विशेषताओं में असंगत है। कोमल भाव वाले रसों के वर्णन में कठोर वर्ण प्रयुक्त हो तो व्यवधान होता है, बिल्कुल सही बात है। रस को ध्यान में रखकर ही काव्य गुणों का वर्गीकरण होता है। रस बहुत महत्वपूर्ण है काव्य गुण के लिए। फिर है मधुर भाव को द्योतित करने वाले रसों में कोमल और मधुर शब्दों का प्रयोग वांछनीय है, बिल्कुल सही बात है। रौद्र वीर और विभत्स में सरल नहीं होते, इनमें तो कठिन शब्द रहते हैं, ओजपूर्ण रहते हैं और भारी भरकम शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये 4 नंबर असंगत है। फिर है हृदय में उत्साह उत्तेजना सीधी किससे आती है? ओज गुण से। फिर है रौद्र रस के संचारी भाव। रौद्र क्या है? क्रोध उत्पन्न करने वाला है, तो त्रास है, शंका है, चिंता है, अपस्मार है, ये सब रौद्र के संचारी हो जाएंगे। फिर रस को अखंड चिन्मय स्वयं प्रकाशमान आनंद स्वरूपा वेदांतर शून्य कौन मानते हैं? सबसे एक प्रसिद्ध रस के बारे में जो व्याख्या देते हैं वो विश्वनाथ ही है, और ये सारी विशेषताएं बताते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है कि ये स्वयं इतने प्रबल होते हैं कि मित्र या शत्रु भाव इन्हें न तो आत्मसात कर सकते हैं और न दबा सकते हैं। ये बात हो रही है स्थायी भावों की। स्थायी भाव हमारे अंदर हमेशा स्थायी रहते हैं, उनको कोई नहीं बदल सकता। स्थायी भावों को कोई दूसरा भाव नहीं बदल सकता। हम जब पढ़ रहे थे तभी हमने बात की थी कि कोई दूसरा भाव इन्हें नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता। ये लोहे की लकीर मान लो आप, लोहे की लकीर मान लीजिए कि स्थायी भावों को कोई बदल नहीं सकता। स्थायी भाव हमेशा स्थायी रूप से रहते हैं, स्थायी रूप से वे रहते हैं। मित्र या शत्रु के भावों से उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता, उनको हम स्थायी भाव कहते हैं। ये दूसरों को वशवर्ती बना सकते हैं, खुद वशवर्ती नहीं होते
हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में कौन सा ग्रंथ काल क्रम की दृष्टि से सबसे पहले लिखा गया? तो सीधा मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रियर्सन वाला हो जाएगा। बाकी आलोचनात्मक 38 में आया है, जो शुक्ल जी के साहित्य इतिहास को आधार बनाकर लिखा गया। राम कुमार वर्मा जी का मिश्र बंधु विनोद 1913 में आता है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 1940 में लिखते हैं। रसानुभूति या रसास्वादन की सूचना, यानी रस की अनुभूति हो गई है, उसके बाद हम बात कर रहे थे कि अनुभाव अनुसरण करते हैं। अनुभाव क्या करते हैं? अनुसरण किसका करते हैं? रस का, स्थायी भावों का। स्थायी भाव रस रूप में परिणत हो रहा है, और ये प्रकट कहां से होगा? ये सूचना हमें कहां से मिलेगी? अनुभवों से मिलेगी। तो सीधा अनुभव इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। रस सूत्र की व्याख्या शंकुक बिल्कुल आंख बंद करके करने वाला आया है। अनुमितिवाद इतने सारे उसके अंदर से पढ़े कि ये है वो है, इतनी सारी अवधारणाएं, लेकिन सवाल बिल्कुल सीधा आया है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने काल विभाजन में वीर गाथा काल का प्रारंभिक समय यहाँ पर तो 993 होगा, लेकिन कई साथियों ने जरूर जल्दी में 1050 किया होगा, जो संवत के अनुसार सही होगा। यहाँ क्या पूछा गया है? ईस्वी में पूछा गया है। पीछे लिखा हुआ है ईस्वी, तो ईस्वी है तो 57 साल घटाकर हमें करना था। 1050 में से 57 गए तो 993। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो साहित्यिक नहीं, राजस्थानी है। ये पंक्ति बहुत ही हिट सी लगती है, और ये बिसलदेव रासो के बारे में रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र काफी प्रसिद्ध रचना रहती है, कई बार पूछी जाती है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसकी है? गणपति चंद्र गुप्त जी की। गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य उद्भव विकास हजारी प्रसाद जी की, संवेदना राम स्वरूप जी की, और दूसरा इतिहास सिद्धि बच्चन सिंह जी की है। और यह हमारे कोर्सेज है, असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सबके, और नेट का सिलेबस भी पूरा करवाया जा रहा है। और उसके साथ ही आरपीएससी स्कूल व्याख्याता ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, उसके साथ ही सेकंड ग्रेड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी हमारे लॉन्च हो चुके हैं, और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग टेस्ट लिए जाएंगे। अपनी तैयारी को पूर्णतः धार देने के लिए आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हर सप्ताह फर्स्ट ग्रेड में टेस्ट होगा। 50 सवाल उसमें रहेंगे, तीनों स्तर, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, उच्च माध्यमिक, स्नातक और स्नातकोत्तर से ये सिलेबस वाइज प्रश्नोत्तर रहेंगे, और आरपीएससी आधारित प्रश्नोत्तर रहेंगे। आरपीएससी का पैटर्न ही फॉलो किया जाएगा। राहुल सांगरतायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरपा को, बिल्कुल। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास में काल विभागों के नामकरण का आधार क्या रखा था? किसी विशेष ढंग की रचनाएं, जैसे वीर गाथा काल नाम देते हैं। वीर गाथा काल नाम दिया आदिकाल का, क्यों दिया? वीर गाथा। वीर गाथा कौन सी? रासो ज्यादा लिखा गया, तो रासो के आधार पर उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया। वैसे ही रीति की प्रवृत्ति अधिक है, तो रीति की प्रवृत्ति अधिक होने से रीतिकाल नाम दिया। तो विशेष पद्धति की बात पर वे, प्रचुरता की बात पर वे नाम देने के पक्ष में रहे हैं। पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक सबसे बड़ी जो हम कह सकते हैं कि असमंजस की स्थिति है, वो शुक्ल जी पैदा करते हैं। एक तरफ तो इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहते हैं, चंद बरदई को प्रथम महाकवि कहते हैं, और दूसरी तरफ इस ग्रंथ को जाली कह करके इस ग्रंथ के औचित्य को समाप्त करने वाली बात कह देते हैं। बाकी टॉड वगैरह अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, हजारी बाबा और श्याम सुंदर दास प्रामाणिक में जाते हैं, जेम्स टॉड भी प्रामाणिक मानते हैं। बिल्कुल, उन्होंने तो बड़े बृहद स्तर पर पृथ्वीराज रासो पर काम करने की ठानी थी, लेकिन यह काम बीच में रह गए, क्योंकि वुलर ने क्या किया था? वुलर ने इसे अप्रामाणिक साबित करने के सबसे पहले प्रयास कर लिए थे, और शुक्ल जी क्या कहते हैं कि ये अप्रामाणिक पूरी तरह से जाली है।
मुनिजन विजय ने जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है? परतेश्वर बाहुबली रास। इनके साथ एक और व्यक्ति है जिनका नाम है गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त ने और मुनिजन विजय ने दोनों ने मिलकर कहा कि परतेश्वर बाहुबली रास जो है जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों का आध्यात्मिक संगीत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी। सिद्धों के चर्या पद देश के किस क्षेत्र में अधिक रचे गए और प्रचलित रहे? तो पूर्वी क्षेत्र जो है बंगाल बिहार आदि का जो इलाका है वहां पर अधिकतर सिद्धों ने अपनी रचनाएं लिखी थी, वहीं पूर्वी क्षेत्र में इनके चर्या पद लिखे गए। आदिकालीन सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियों की दृष्टि से असंगत कौन सा है? तो रहस्य भावना इनकी प्रमुख विशेषता रही है। पाखंड और आडंबन का ये लगातार विरोध करते रहे। सहज जीवन पर ये बल देते हैं। सहज भोग मार्ग और महासुख का खंडन नहीं करते, समर्थन करते हैं। क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। सहज भोग मार्ग और महासुख इनका प्रमुख सिद्धांत रहा है। आदिकालीन नाथ साहित्य के संबंध में असंगत है। असंगत पूछा जा रहा है। पहला है राहुल सांकरतायन ने नाथ साहित्य को सिद्धों की परंपरा से सर्वथा भिन्न नहीं माना, इसकी परंपरा में ही माना है। परंपरा में ही माना है, भिन्न नहीं है। सिद्ध परंपरा आगे बढ़कर नाथ परंपरा में चली जाती है। गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, ये सब नाथों की प्रमुख विशेषताएं हैं। नीति और साधना मार्ग मिलता है और जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण मिलता है। मंझन की मधुमालती के संबंध में असंगत क्या है? ताराचंद मधुमालती से विवाह नहीं करना चाहता, प्रेमा से विवाह करना चाहता है। प्रेमा से। ताराचंद किससे विवाह करना चाहता है? प्रेमा से। और मधुमालती से तो मधुमालती और मनोहर आपस में विवाह करते हैं। 5 इसमें चौपाइयां हैं और उसके बाद एक दोहा लिखने का क्रम रखा गया है, 5 पर 1। उपनायक उपनायिका कौन है? ताराचंद और प्रेमा। बिसलदेव रासों के संबंध में असंगत है। वीर विवश करुण रस का पूर्ण परिपाक नहीं, श्रृंगार का है। किसका पूर्ण परिपाक है? श्रृंगार रस का। कोई लेना देना नहीं है वीर विवश करुण आदि से। एक किसका है पूर्ण परिपाक? श्रृंगार का। बिसलदेव रासों की भाव भूमि प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति है, बिल्कुल। तो ये पहला ही इसमें गलत है। और विरह काव्य की भावना इसमें भी मिलती है, संदेश इसमें भी है और मेघदूत और संदेश रासक में भी है। सामंती जीवन के प्रति राजमती गहरी अरुचि दिखाती है। वो साधारण किसान के जीवन को सामंती जीवन से अच्छा मानती है। दादू पंथ के अंतर्गत मुख्य साधकों में नहीं है। रज्जब इनके शिष्य है, अंगवधु वाले। अंगवधु इन्होंने लिखा है, मतलब संकलन किया है। और सुंदरदास इनके प्रमुख शिष्य रहे, जो सबसे अधिक पढ़े लिखे माने जाते हैं। और जगजीवन ने हरडेवाणी वगैरह का संकलन करने में योगदान दिया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दादू पंथ में मलुकदास नहीं आते। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है। किसकी बात हो रही है? पद्मावत की। पूर्वार्ध बिल्कुल कल्पित है, जहां सियलदीप वगैरह की बात होती है। और जो उत्तरार्ध है वो ऐतिहासिक है, जिसमें लड़ाई युद्ध की बात होती है, रतन सेन वगैरह की। तो ये कथन कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। दादू दयाल की रचनाओं को अंगवधु नाम से कौन संकलित करते हैं? तो रज्जब संकलित करते हैं। लगातार एक जैसे सवाल सॉरी निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। गोसाई हित हरिवंश वल्लभ संप्रदाय नहीं, वल्लभाचार्य। वल्लभ संप्रदाय के कौन है? वल्लभाचार्य। और हिंद हित हरिवंश जी का तो कौन सा है? राधा वल्लभ। इसीलिए इन्होंने दिया है राधा वल्लभ नाम है इनका। जो संप्रदाय है उसका नाम है राधा वल्लभ। बाकी ब्रह्म मध्वा का सही है सनकादि निम्बार्क और सखी स्वामी हरिदास।
नंददास कृत रस मंजरी इनमें से किससे प्रभावित है? तो सीधी भानुदत्त की रस मंजरी से है, क्योंकि इसका नाम भी रस मंजरी, वो भी रस मंजरी, और दोनों भानुदत्त से प्रभावित है। ये रस मंजरी उस भानुदत्त की रस मंजरी से प्रभावित है। मीरा के संबंध में असंगत है। राजस्थानी ब्रज और गुजराती का मिश्रण बिल्कुल मिलता है। दैन्य और माधुरी भाव, मुख्य तो माधुरी भाव मिलता है, कहीं कहीं दैन्य भी मिलता है। योगी संत और वैष्णव भक्तों का प्रभाव माना जाता है। इसी वजह से इनके सगुण साकार गोपी वल्लभ कृष्ण को ही आराध्य न मानकर कहीं कहीं निर्गुण साधना भी मानी जाती है। तो इसमें 4 नंबर होने की संभावना है। आचार्य शुक्ल के मतानुसार सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी ये कौन सा अंश है? वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश है भ्रमर गीत सार। आचार्य केशव ने कवि शिक्षा हेतु कवि प्रिया लिखा है, और आगे की सुकवि लीजिए तो कविता नहीं तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है। यानी सुकवियों को रिझाना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। किसके लिए? ये रीतिकाल की बात है, नो डाउट, और भिखारी दास इसके रचयिता है। वो कहते हैं कि आगे के सुकवि नहीं रिझ पाते हैं तो फिर राधिका और कृष्ण को स्मरण करने का ये बहाना हो जाएगा। अलंकार निरूपक ग्रंथ कौन सा होगा? ललित ललाम मतिराम का। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन रहा है। एक किसका? आचार्य शुक्ल का। किसके बारे में? बिहारी सतसई के बारे में। हिंदी रीति काव्य में प्रयुक्त रीति शब्द का अर्थ क्या है? काव्य शास्त्रीय नियम आधारित विशिष्ट रचना पद्धति। ये जो है वो है रीति शब्द का अर्थ। राम भक्ति शाखा के कवियों में शामिल नहीं है। स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय के हैं और ये कृष्ण भक्ति में आता है, और अग्रदास, रामानंद, ईश्वरदास ये सब राम भक्ति के हैं। विठलनाथ ने किसके लिए कहा? पुष्टि मार्ग को जहां जात है जो सो जाको कछु लेन हुई लेऊ। किसकी मृत्यु हुई थी? सूरदास जी की मृत्यु हुई थी। तब शोकाकुल होकर विठलनाथ जी ने ये कहा था। तुलसीदास को बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोक नायक गिरियर्सन कहते हैं। बुद्ध देव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोक नायक। ये है आज के प्रश्नोत्तर।